रागिनी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, जानती हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस अंगूठी, मेरा मतलब तुमने जैसा अभी कहा तारापिन अंगूठी के बारे में नहीं सुना। अभी उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, सुनोगी भी कैसे तुम, ये एक महादल का बहुत ही खास खजाना है। रागिनी अभी की बातें सुनकर बेचैन हो गई। उसे जानना था इस बारे में। उसे याद था कि उसके गुरु के संदेश के मुताबिक ये उसकी माँ का खानदान से जुड़ा हुआ था। वो अपने असली माँ के बारे में जानना चाहती थी। अभी अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैंने अपने माया पंछी कबीले में एक बार किसी बुजुर्ग से जिक्र करते हुए सुना था, इस अंगूठी में इतनी ताकत है कि पूरे साम्राज्य का अपने अंदर समा ले, लेकिन इसकी शक्ति भी उसके पहनने वाले पे निर्भर करती है। इसके अलावा मुझे कुछ खास याद नहीं है। तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, इसी कारण तो तुम सिर्फ 3 लोगों के अंदर लाने में ही थक गई, जबकि इसकी असली मालिक ने तो पूरे साम्राज्य को इसके अंदर बसा लिया था। क्यों न हम एक डील करें, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम मेरी मदद करो, कैसा रहेगा? रागिनी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है। अभी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, इस अंगूठी की और भी बहुत सी खासियत है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तो यहाँ से बाहर चलते हैं। रागिनी ने भी खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है, लेकिन पहले बार जो बखेड़ा खड़ा किया उसे समेटना पड़ेगा। फिर बोली, ज़्यादा मत सोचो, इस अंगूठी की मदद से तुम सीधे अपने कमरे में भी आयाम पार करके जा सकती हो। तुम्हें बस अंगूठी को आदेश देना, लेकिन तुम्हें ये एक ही बार में करना होगा। तुम्हें मुझे साई महल के उसी इलाके में छोड़ना होगा जहाँ पर हम मिले थे, लेकिन ठीक उसी वक्त तुम्हें ये आयाम पार करके अपने कमरे में भी पहुँचना होगा, क्योंकि अगर तुमने इन दोनों में जरा सी भी देर की तो रियान भाई को पता चल जाएगा कि आयाम की शक्ति का 2 बार इस्तेमाल हुआ। रागिनी, ठीक है, रुहानिका का रूप वापस धारण करो तुम। रागिनी की बात पर अभी ऐसा करने की कोशिश करती है, मगर वो चाहकर भी रुहानिका का रूप धारण नहीं कर पा रही थी। फिर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, मगर वो उसमें असफल थी। वो गुस्से से रागिनी की तरफ देख के बोली, कौन से मायावी संगीत का इस्तेमाल किया जो मैं अभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ? रागिनी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, मुझे मायावी संगीत का पूरा ज्ञान नहीं है, वरना तुम बेवकाबू थोड़ी होती। उसकी बात सुन के अभी गुस्से से बोली, क्या तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक है? रागिनी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ जानती हूँ, लेकिन उस वक्त तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अगर मायावी संगीत का इस्तेमाल करने में गलती हो तो जान पे भी बन सकती है, लेकिन शायद धुन में कुछ गड़बड़ी के कारण अभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। अभी रागिनी को देखते हुए बोली, तो अब क्या? रागिनी से बेपरवाह अंदाज में बोली, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना। उसने आसपास देखा, सारे जड़ी बूटियों के पौधे खुद ब खुद ही जादुई तरीके से वापस उग गए थे। रागिनी को याद था पिछली बार जब उसका ड्रैगन इन पौधों को खा गया था तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। उसने तो सोचा था कि उसे वापस जड़ी बूटियों के पौधे ढूंढ कर यहाँ लगाने होंगे, लेकिन उसका काम खुद ही इस जादुई दुनिया ने कर दिया था। रागिनी उन पौधों में से एक खास पौधे को ढूंढने लगी। अभी उसे देखकर चिढ़ते हुए बोली, क्या ढूंढ रही हो? तभी रागिनी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मिल गई। लेकिन जैसे ही रागिनी उस पौधे के पत्ते को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि अभी जोर से चिल्लाकर बोली, ये क्या कर रही हो? रागिनी बोली, दिखाई नहीं दे रहा, स्वर्ण धतूरा के पत्ते को तोड़ने की वाली हूँ, उसकी मदद से मायावी संगीत का असर खत्म हो जाएगा। अभी सामने आते हुए बोली, तो फिर क्या तुम्हें इसका इतना भी नहीं पता? इसे हाथों से छूने से तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। रागिनी इस पर हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया बेवकूफ़। और कोई रास्ता? फिलहाल हम दोनों में से किसी को तो हाथ से तोड़ना ही पड़ेगा। ये कह रागिनी ने कुछ पत्तों को हाथ से तोड़ लिया। उन पत्तों के कारण रागिनी के हाथ की हथेली जल गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नजर नहीं आ रहा था। उन पत्तों को तोड़ते ही रागिनी ने उसे अपनी शक्तियों से जलाना शुरू कर दिया, जिसे थोड़ी ही देर में उसे देखते ही देखते उससे एक नीले रंग की द्रव की बूंद बाहर निकलने लगी। रागिनी ने उन बूंदों की शक्तियों की मदद से अभी की तरफ भेजते हुए बोली, लो पी लो इसे। अभी ने फट से उसे अपने गले से नीचे उतार लिया। उन बूंदों का इस्तेमाल करते ही वो एक बहुत ठंडक सा एहसास हुआ। जब इस बार उसने रुहानिका का बेस धारण किया तो वो तुरंत रुहानिका के बेस में बदल गई। रागिनी रुहानिका को देखते हुए बोली, चलो अब आ गई है ना इस रूप में, अब यहाँ से बाहर निकलो और जो रायता फैला है उसे समेटो। रुहानिका का रूप धारण करते ही अब अभी बच्ची नहीं दिख रही थी।
बल्कि रागिनी जितनी बड़ी हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। रागिनी ने रुआनिका के कहे अनुसार अपना ध्यान एकत्रित किया और एक साथ दोनों ही वहां से गायब हो गई। रुआनिका वहां से सीधे महल के पीछे हिस्से में प्रकट हुई तो वही रागिनी अपने कमरे में प्रकट हुई। जैसे ही अपने कमरे में रागिनी प्रकट हुई, उसने अपने मुंह से खून भर उल्टी कर दी। रागिनी ने भले एक साथ खुद को और रुआनिका को अलग अलग जगह पहुंचा दिया, लेकिन ये उसकी काबिलियत से कहीं अधिक बढ़कर था, इसलिए उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी। रागिनी ने जमीन पर गिरे खून को नज़रअंदाज करके अपने बिस्तर पर गिर गई। उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो सब देख पा रही थी, लेकिन खुद को हिलाने की जरा भी ताकत नहीं बची थी उसमें। रागिनी की हथेली की त्वचा जो अब जलने के कारण काली पड़ चुकी थी, उसे बेहद दर्द हो रहा था, पर इस दर्द को झेलने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रागिनी मन ही मन बोली, मुझे जल्द से जल्द अपने तत्वों की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे 10वें स्तर का आंतरिक योद्धा बनना ही पड़ेगा। इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। आज तो बच गई, लेकिन ऐसे और कितने दिन काम चलेगा? मुझे शक्ति हासिल करके कोई भी आसान तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो सोई नहीं, बल्कि उसकी आंखें बंद करके अपने अंदरूनी शरीर को देख रही थी। शुक्र था उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं आई थी, वरना उसे ठीक करने में कई दिन लग जाते। तो वही दूसरी तरफ रियान पिछले हिस्से में आयामों की शक्ति को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक आयामी हलचल का आभास हुआ। उसने तुरंत अपनी तलवार आगे कर दी ताकि वो उस इंसान पर हमला कर दे, मगर उसके सामने रुआनिका प्रकट हुई। उसे देखकर रियान ने अपनी तलवार को नीचे कर लिया। उसकी आंखें अभी बिल्कुल पहले जैसी सामान्य हो गई, मगर रुआनिका उसकी आंखों को सवाल साफ साफ पढ़ सकती थी। वो अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, यहाँ जो भी हुआ बाद में आपको बता दूंगी, अभी सही समय नहीं है। ये कहकर रुआनिका वहां से भाग गई। रियान बस उसे बेपरवाही से देखता रहा। ये लड़की से बाद में बता ही देगी, इस बात का रियान को पता था। अगर नहीं बताएगी तो वो खुद किसी तरह पता कर ही लेगा। खैर, रुआनिका वहां सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। तभी तो वही रागिनी काफ़ी वक्त तक वैसे ही बिस्तर पर पड़े रहने के बाद काफ़ी हिम्मत करके खड़ी हुई और अपनी जादुई अंगूठी से वो दवाई निकालती है जिसे खुद उसने कुछ दिनों पहले ही तैयार किया था। वो वही दवाई थी जिसे खाने के बाद उस पर किसी भी जहर का असर नहीं हो सकता। भाई, इसकी एक खासियत भी थी कि इसका इस्तेमाल करने से शक्तियों में इजाफा हो जाता था, मगर इसे खाने पर भी शरीर में बहुत दर्द होता था। रागिनी अभी पहले से ही दर्द में थी, इसलिए उसने अपना मन बना लिया कि अभी ही वो इस दवाई का इस्तेमाल कर लेगी ताकि उसे बाद में फिर दर्द न सहना पड़े। उसने उस शीशी की एक गोली बाहर निकाली और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही वो उसके शरीर में गई, उसे बेइंतहा दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी नसें फटने वाली हड्डियों में एक साथ 100 चींटियों के काटने जितना दर्द हो रहा था। एक पल तो ऐसा आया कि उसे लगा कि वो बेहोश ही हो जाएगी, लेकिन रागिनी खुद को समझाते हुए बोली, नहीं रागिनी, तू बेहोश नहीं हो सकती। अगर तू बेहोश हो गई तो इस दवाई का असर नहीं होगा। अगर जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना है तो तुझे इस दर्द को झेलना ही पड़ेगा। लगभग 1 घंटे के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ। रागिनी के अंदर एकदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी, मगर उसने अपने कपड़े और गर्म पानी में नहाने चली गई। नहाने के बाद उसे काफ़ी आराम मिला। उसकी गोरी त्वचा थोड़ी लाल होगी, जिससे वो काफ़ी आकर्षक भी लग रही थी। रागिनी महसूस कर पा रही थी कि उसकी शक्तियाँ 7वें पड़ाव से बढ़ के 9वें पड़ाव पर पहुँच गई हैं। अब बस तत्वों की शक्ति जागृत करने के लिए उसे 10वें पड़ाव पर पहुंचना होगा। फिर उसने ज़मीन पर अपने गिरे खून को जादू से साफ कर दिया और सोने चली गई। सुबह से लेकर रात तक इन चीज़ों के कारण वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह कब हो गई रागिनी को पता ही नहीं चला। उसे तो रात काफ़ी चोटी लग रही थी। उसकी नींद तो जब खुली जब कुछ दासियाँ उसे खाने के लिए बुलाने आई। रागिनी उठकर नींद में ही दरवाज़ा खोलने वाली थी, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वो अपने असली रूप में है। उसने तुरंत अपना बदसूरत रूप धारण किया। उसके बाद दरवाजे को खोल दिया। दासियां अंदर आके सिर झुकाते हुए बोली, राजकुमारी, आप भोजन कमरे में ही करेंगी या फिर भोजन गृह में? रागिनी से बाहर जाने का इशारा करते हुए बोली, ठीक है, जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वही दूसरी तरफ अभी फिलहाल जो कि रुआनिका के रूप में थी, सुबह सुबह ही तैयार होकर महल से बाहर आ गई। उसके पीछे ही 2 दासी चल रही थी और 2 अंगरक्षक उसके पीछे चल रहे थे। एक दासी रुआनिका को देख के बोली, राजकुमारी, यदि आपको मिठाई खानी ही है तो आप हमसे कह दें, हम शाही रसोई से कहकर बनवा देते हैं।
फिर आपके लिए बाहर से ले आते हैं, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुआनिका उस दासी को गुस्से से देखते हुए बोली, क्या मुझे तुमसे कुछ पूछ कर करने की आवश्यकता है? दासी हो दासी बनकर ही रहो, मेरी मालकिन बनने की कोशिश मत करो। उस दासी ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन बोली, हूँ बिल्कुल सही सुना था, एक नंबर की घमंडी है ये। अगर शाही खानदान से नहीं होती तो एक कुत्ता भी इससे नहीं पूछता। रुआनिका मामूली लोगों की तरह बाजार की सड़कों पर चल रही थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। वो बहुत सुंदर थी, इसलिए काफ़ी लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, लेकिन वो शाही परिवार का हिस्सा था, इस बात से सब वाकिफ थे, इसलिए उससे बात करने की कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था। रुआनिका तिरछी नज़रों से अंगरक्षकों की तरफ देखते हुए सोची, इनका ध्यान किसी तरह भटकाना होगा। वो एक अंगरक्षक को देखकर बोली, मेरे लिए वो पंखा खरीद कर लाऊं। लेकिन राजकुमारी, वो अंगरक्षक इतना ही बोला कि रुआनिका गुस्से में बोली, मैं जो कह रही हूँ शांति से वो करो। उस दुकान में बहुत भीड़ जाता थी। वो अंगरक्षक उसी भीड़ में घुस गया। उसके जाने के बाद रुआनिका दूसरे अंगरक्षक से बोली, जाओ उसे बोलो मेरे लिए हरे रंग का पंखा लेकर आई। वो अंगरक्षक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन राजकुमारी जी आप यहाँ कैसे? आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। रुआनिका उसे चिढ़ और गुस्से से बोली, मेरी बातों को मानना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी, और मुझे सिर्फ हरे रंग का ही पंखा चाहिए। जाओ और जाकर उसे बोलो यहाँ मेरे साथ दासियाँ हैं ना मेरी सुरक्षा के लिए। रुआनिका की बात मान के वो अंगरक्षक भी वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले भीड़ में एक इंसान को कुछ इशारा कर दिया। वो इंसान दूर से ही रुआनिका पर नजर रखे हुआ था। रुआनिका ने भी उस इंसान को देख लिया था, मगर वो भाई सड़क पर बैठकर मिठाई बेचने वाले को देखकर पूछी, ये एक मिठाई कितने का है? उस दुकानदार ने जवाब दिया, एक मिठाई 7 तांबे का और एक डिब्बा का 1 चांदी के सिक्के। रुआनिका उस दुकानदार को उसी लहजे में बोली, ठीक है 1 डिब्बा मिठाई दे दे। उस मिठाई वाले ने 1 डब्बा मिठाई पैक करके रुआनिका की तरफ बढ़ा दिया और रुआनिका ने उसे 1 चांदी का सिक्का दे दिया। वही रागनी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकलने ही वाली थी कि बिन्नी कमरे पे ढक ढक करते हुए बोली, मालकिन क्या मैं अंदर आ जाऊं? बिन्नी की आवाज़ सुन के रागिनी ने तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। बिन्नी के चेहरे को देख रागिनी बता सकती थी कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिचकिचा रही है। रागिनी से दरवाजे के अंदर आने का इशारा करती है, फिर खुद के बाल को कंघी करते हुए बोली, जो भी कहना चाहती हो बेझिझक कह सकती हो। बिन्नी थोड़ी सी रुक कर बोली, मालकिन आपकी बड़ी बहन यामिनी ने आज आपके अधिरथ परिवार में आमंत्रित किया है, क्योंकि आज आपके बड़े भाई सीमा से वापस आ रहे हैं। रागिनी अपने एक आईब्रो ऊपर करके बिन्नी को देखकर बोली, ये खबर तुम्हें कब मिली? बिन्नी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आज सुबह। वैसे तो रागिनी को अपने गुरु के संदेश से अंदाजा था कि अधिराज परिवार के किसी भी सदस्य से उसका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस भाई से मिलना चाहती थी। खासकर के वो ये देखना चाहती थी कि उसकी इस बड़ी बहन इस बारे में उसके लिए कौन सी चाल चली है। अगर लगता है वो कल का अपमान बहुत जल्दी भूल गई है, मगर कोई बात नहीं, रागिनी भी उसके पंटरों में उसी को फंसाना अच्छे से जानती थी। रागिनी बिन्नी का आदेश देते हुए बोली, ठीक है जाओ मेरे अधिरथ परिवार जाने का इंतजाम करो। बिन्नी मन ही मन अपनी मालकिन का रास्ता रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वो लोग कहीं उसकी मालकिन को नुकसान न पहुंचाए। भले ही रागिनी ने उसे कहा था कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मगर बिन्नी के पास रागिनी की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बिन्नी के जाने के बाद रागिनी भी एक दूसरी दासी से कहकर खाना अपने कमरे में मंगवा लेती है। खाना खाते हुए वो सोच रही थी कि यामिनी ने इस बार उसके लिए कौन सा जाल बिछाया। खाना खाने के बाद रागिनी अपने लिए तैयार किए गए बग्गी में बैठी और अधिराज परिवार के लिए निकल गई। क्या कर रही है रुआनिका बाजार में? क्या रागिनी फंस जाएगी यामिनी के बिछाई हुए जाल में? जानने के लिए सुनते रहिए अगला भाग।